ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से मुतालिक है और ये बड़ी सिंपल सी है। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको कैसे यूज करना है उसके बारे में है, और ट्राइएंगल्स को सॉल्व कैसे करना है। एक ट्राइएंगल के बेसिकली टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 उसके एंगल और 3 उसकी साइडें। अगर ट्राइएंगल हमारे पास राइट ट्राइएंगल हो तो इनमें से इन 6 चीजों में से अगर 2-3 मौजूद हों तो बाकी को मालूम किया जा सकता है। The process of finding the unknown elements of a triangle is called the solution of the triangle। जैसा कि एक्सरसाइज 12.2 में आप देखेंगे, समटाइम दो एंगल और उनके दरमियान वाला दरमियान वाली साइड की लेंथ गिवन होगी, या फिर एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे, सॉरी दो साइडें और उनका दरमियान वाला एंगल गिवन होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। किसी ट्राई में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको राइट ट्राई बोलते हैं, और अगर राइट ट्राइएंगल है तो फिर ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ सी, ए और बी से क्या मुराद है, ये राइट ट्राइएंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज को हम सी से मेंशन करें और बाकी दोनों को ए और बी से मेंशन कर दें तो फिर सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुख्तलिफ टाइप की ट्राइएंगल्स होती हैं, कुछ ओब्लिक होती हैं, कुछ एक्यूट होती हैं, जैसे एक्यूट एंगल होता है। इसी तरह से राइट ट्राइएंगल होती है। तो राइट ट्राइएंगल तो वो है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, और अगर किसी ट्राइएंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, सॉरी एक ऐसे ट्राइएंगल जो राइट ना हो यानी उसमें कोई एंगल 90 डिग्री का ना हो, तो उसको ओब्लिक ट्राइएंगल का नाम दिया जाता है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइएंगल होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। स्केलेन ट्राइएंगल होती है जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। आइसोसेलेस ट्राइएंगल होती है जिसकी दो साइडों की लंबाई बराबर हो। अच्छा, लॉ ऑफ साइन क्या है? कुछ लॉज हैं हमारे पास, उनमें लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है। ये लॉज यूज किए जाते हैं किसी ट्राइएंगल को सॉल्व करने के लिए, यानी उसके अननोन एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। लॉ ऑफ साइन क्या है कि ए ओवर साइन अल्फा। अब ए क्या है, अल्फा क्या है, बी क्या है, बीटा क्या है, सी क्या और गैमा क्या है। अच्छा, ये जो तीनों लॉ हैं ये यूज होते हैं जब हमारे पास ट्राइएंगल राइट ना हो, यानी राइट ना हो तभी तो इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वरना अगर राइट हो तो फिर पाइथागोरस रूल की मदद से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर हम इस एंगल को अल्फा से मेंशन करें तो इसके सामने वाली जो साइड है उसकी लंबाई को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अगर इस एंगल को हम बीटा कहें तो इसके सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ को स्मॉल बी से, और इसको अगर हम गैमा कहें तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। तो लॉ ऑफ साइन हमें यह बताता है कि ए यानी साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द अपोजिट एंगल is equal to side over sine of opposite angle, and this is equal to side over a sine of opposite angle। तो इनकी जो रेशो है वो हमेशा इक्वल रहती है। इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन है कि अगर आपके पास एक साइड गिवन हो, दो साइडें और उनके दरमियान वाला एंगल गिवन हो, जैसे आप इसमें देखें ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। यानी अगर बी, सी और अल्फा गिवन है, या फिर आपको ए, बी और अल्फा गिवन है, तो इसकी मदद से भी बाकी मालूम किए जा सकते हैं। तो बी, सी और अल्फा कहाँ पर है, जरा इनके दरमियान ताल्लुक देखिए। ये रहा बी, ये रहा सी और उनके दरमियान ये रहा अल्फा। तो ये उनका एडजेसेंट एंगल कहलाता है, यानी उन दोनों साइडों के दरमियान वाला एंगल। तो इस तरह अगर ये तीन चीजें आपको मालूम हो तो बाकी तीनों को भी लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से फाइंड किया जा सकता है। लॉ ऑफ टेंजेंट्स को भी यूज किया जा सकता है। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या बताता है कि ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, यानी दो साइडें हैं उनकी डिफरेंस और उनके सम की रेशियो इक्वल है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। यानी उनके जो एंगल्स हैं, यहाँ पर नोट करें ए और बी हैं तो इधर अल्फा और बीटा है। ऊपर अगर ए माइनस बी है तो tan के साथ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 है। यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 है। तो सिमिलरली इसके बाकी एंगल्स भी बनाए जा सकते हैं। ये कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं कि साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। कॉज अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2, इन तीनों को अगर आप समझ लें तो बाकी बनाए जा सकते हैं, या सिर्फ जस्ट इन दोनों को समझ लिया जाए तो tan अल्टीमेटली बन जाएगा। अगर अल्फा के लिए मालूम हो जाएंगे तो बीटा और गैमा के लिए भी लिखे जा सकेंगे। कुछ पूछ रहे हैं जी, राइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते क्या ये ला?
तो राइट के लिए भी एप्लीकेबल है। अब जरा गौर करें, अगर हमारी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो जाएगी तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा ही 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि सी स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC cos 0। यानी ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है ये पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बाकियों में भी इसको यूज किया जा सकता है। ओके, ये कुछ रूल्स हैं कि अगर आपके पास एक साइड और दो एंगल दिए गए हों तो फिर लॉ ऑफ साइन को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीपीएससी में इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि इनमें मोस्टली कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है और वहां समटाइम्स कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इसी तरह ये, अगर आपको दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर आप पहले लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर लें और फिर लॉ ऑफ साइन को यूज कर लें, या फिर उसकी सिचुएशन को देखकर ही आपने डिसाइड करना होता है कि वहां कौन सा लॉ सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर आप देखें लॉ ऑफ कोसाइन में, तो एक लॉ में कितनी चीजें यूज हो रही हैं, तीन साइडें यूज हो रही हैं और एक एंगल यूज हो रहा है। तो इन चारों में से अगर कोई सी भी तीन आपको मालूम है तो बाकी चौथी मालूम की जा सकती है। इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो टेन में ए बी यानी दो साइडें और दो एंगल यूज हो रहे हैं। लॉ ऑफ साइन में देखें तो ए ओवर साइन अल्फा इक्वल बी ओवर साइन बीटा, या फिर बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा। एट अ टाइम किसी दो को इक्वल रखेंगे, तो दो साइडें और उनके दो एंगल गिवन है, तो इनको यूज करते हुए हम आगे चलते हैं। ओके, अब जरा ये देखिए एरिया के बारे में। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? हाफ ए बी साइन गैमा, दिस इज सेम एज हाफ बी सी साइन अल्फा, दिस इज सेम एज 1/2 C A साइन बीटा। यानी अगर आपको गैमा और ए बी गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राइंगल, इसमें ये अल्फा है, ये ए होगा, ये बीटा है तो ये बी होगा, और ये अगर गैमा है तो ये सी होगा। अगर तो हमें ए बी और गैमा गिवन है, यानी ये ए बी और ये गैमा उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो फिर ये फार्मूला यूज किया जा सकता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। लेकिन वैसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ यानी बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टू। तो ये सेम अगर राइट ट्राइंगल होगी तो ये वही फार्मूला बन जाएगा। ए बी साइन गैमा, गैमा अगर आपके पास 90 डिग्री हो तो साइन 91 होता है, तो ये हाफ बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला बन जाएगा। ओके, नंबर 10, व्हेन वन साइड को पूछ रहा है कि जी पाइथागोरस में कैसे चेंज होगा, ये देखें ना। ए स्क्वायर, चलें इसको आप देख लें, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB कॉस गैमा। अगर गैमा 90 डिग्री है, यहाँ पर अगर गैमा है और ये 90 डिग्री है, तो अल्टीमेटली अल्फा और बीटा यहाँ पर होंगे, यहाँ अल्फा है यहाँ पर बीटा होगा। तो इसके जो अपोजिट साइड है वो सी होगी, यानी हाइपोटेन्यूज सी बनेगा। तो सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस गैमा 0 बन जाएगा। इसी तरह से बाकी दोनों को भी देखा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल की, कि अगर आपको एक साइड और दो एंगल दिए गए हों तो फिर ये फार्मूले यूज किए जाते हैं, और अगर तीनों साइडें गिवन हो तो फिर ये फार्मूला यूज किया जाता है, जिसे हैरोन्स फार्मूला या हैरोस फार्मूला के नाम से भी देखा जाता है। एस क्या है? एस उसकी जो तीनों साइडें हैं उनके सम को 2 पर डिवाइड करने से जो नंबर मिलता है उसको एस से डिनोट किया गया। अच्छा, ये उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है। अ सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ सरकम सर्कल। अगर हम एक ट्राइंगल लें और उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में पास होने वाला ट्राई एक सर्कल बनाएं, तो इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल का जो सेंटर है उसको सरकम सेंटर बोलते हैं, और उसका जो रेडियस होगा उसको सरकम रेडियस बोलेंगे, और उसके रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, जो कि इक्वल होता है ए ओवर 2 साइन अल्फा, या बी ओवर 2 साइन बीटा, या सी ओवर 2 साइन गैमा, या फिर ये भी यूज किया जाता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। इनके प्रूफ्स आप देख सकते हैं बुक में। इसी तरह इन सर्कल क्या होता है? अगर हम एक ट्राई बनाएं और ट्राई के इन साइड एक सर्कल हो जो उसकी तीनों साइडों को टच कर रहा हो, तो ऐसे सर्कल को इनस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल कहते हैं। इसके सेंटर को इन सेंटर और उसके रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस।
हेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और लास्ट में है जी एक्स सर्कल या ई सर्कल या स्क्राइब्ड सर्कल, वो किस तरह से है? वो तीन बनते हैं और वो तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे? अगर हम ये ट्राइंगल लें और इस ट्राइंगल की दो साइडों को आगे की तरफ बढ़ा दें, जैसे ये दो साइडें हमने आगे की तरफ बढ़ाई हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्फा है और ये साइड ए है, और यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो बढ़ी हुई दो साइडों और तीसरी इस साइड को कट करे, तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसको हम ई सर्कल बोलते हैं। इसके रेडियस को हम R1 से डिनोट करेंगे, और वो R1 किसके इक्वल होगा? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस ए। इसी तरह अगर हम बीटा के सामने सर्कल बना दें तो वो क्या बनेगा? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस बी, और उस तीसरा रेडियस क्या होगा? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस। तो ये चैप्टर नंबर 12 में यही सारी चीजें थी। ओके, तो मेरा ख्याल है इस पे हमें और ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आप देखिएगा, कुछ में आपको कैलकुलेटर भी यूज करना पड़ सकता है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिए जी, ये वही हैं जो मैंने वहां पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि साइन को अगर हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर आपके पास उसका इनवर्स फंक्शन बनाया जा सकता है। अब साइन का जो ग्राफ था वो -π/2 से π/2 तक हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, यानी उसकी डोमेन हमने -π/2 से π/2 तक ली थी, तो साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 तक होगी, और उसकी डोमेन -1 से 1 तक होगी। एक और चीज मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपको एक फंक्शन का ग्राफ गिवन हो तो उसके इनवर्स का ग्राफ बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ ये था। मैं सिर्फ वही ड्रा करूंगा जो हमें चाहिए, यानी ये था ना, -π/2 से π/2 तक। तो वो ग्राफ कुछ यूं था, यूं इतना सा था। तो जब हमने उसके इनवर्स का ग्राफ बनाना हो तो क्या किया जाता है कि उस ग्राफ को y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रोटेट करवा दिया जाता है। ये मैंने एक लाइन लगाई है, ब्लैक वाली लाइन, अगर आप इसे समझें तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का। तो हमने इसको इसके अबाउट रोटेट करवाना है इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। तो क्या करेंगे हम कि इस यानी बिल्कुल वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू एक्स से ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये कुछ यूं बनेगा। तो ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया वही यहाँ पर भी बनाया गया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बेसिकली सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है कि जब इनवर्स एग्जिस्ट करता हो और फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम हो तो उसका इनवर्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रोटेट करवा देने से बनता है, रिफ्लेक्ट करवा देने से, सॉरी। इनवर्स एग्जिस्टेंस के लिए ओनली वन वन की कंडीशन है, या ऑन टू भी नहीं जी, ऑन टू की बात मैं नहीं कर रहा। जहां तक वो वन वन होगा उसी डोमेन के लिए हम उसको डिस्कस करेंगे। नहीं, ये रिजवान कह रहे हैं जी बोथ। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। ऑन टू ना भी हो तो अल्टीमेटली कहीं पर तो वो ऑन टू है, जितनी रेंज पर वो ऑन टू है उसी को हम उसकी डोमेन कंसिडर करके चलेंगे आगे। ओके, इसी तरह ये कॉज इनवर्स एक्स है। अब जरा देखिए डोमेन और रेंज कॉज इनवर्स एक्स के लिए क्या है। तो मेरा ख्याल है मैं आपको इसकी वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली मैंने दो वीडियोस बनाई हुई हैं, एक जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और दूसरी उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो वो है कोई 15 1 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में ये एक्सप्लेन कर रखा है कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं, प्रिंसिपल पोर्शन हमने कैसे लेना है और उनसे ये ग्राफ कैसे बनाने हैं, इनकी डोमेन रेंज क्या है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो 6 के 6 फंक्शंस बनाए गए हैं ये फंक्शंस हैं जिनको इनवर्स फंक्शंस कहा गया है। ओके जी, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं वो वीडियो शेयर करूंगा, आप वहां से देखेंगे, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, और कॉज इनवर्स ए और टेन इनवर्स के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। और लास्ट में चैप्टर नंबर 14 में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया गया है कि ट्राइंगल्स के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व हों
तो ऐसी इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, ये है हमारे पास एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, थीटा इज इक्वल टू n पाई। एक्चुअली हमें वो सारे थीटा फाइंड करने हैं जहां पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, और साइन थीटा 0 होता है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, इसी तरह नेगेटिव पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। और अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखें तो सॉल्यूशन सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, 0, पाई, -पाई, 2 पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। अच्छा, बुक में जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसमें ये कहा गया कि आप इसकी 0 से 2 पाई के दरमियान वाला सॉल्यूशन बताएं। तो फिर इनमें से जो सॉल्यूशन आपका 0 से 2 पाई के दरमियान हो, सिर्फ वो बता देना काफी हो जाता है। तो तम्मत बिल खैर, मेरी तरफ से फर्स्ट ईयर की जो बुक है जिसमें मुझे लगता था कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें स्किप भी की होंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने वो सारी चीजें कोई 5 दिनों में खत्म की हैं, क्योंकि यकम से तो हमने ये स्टार्ट किया। तो वैसे तो पूरे साल में वो बुक पढ़ाई जाती है और उसमें 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि 5 दिनों में उसको समराइज कर लें। जो उसके अहम रिजल्ट्स थे उनको मैंने कोशिश की है कि मैं एक्सप्लेन करूं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मैं इसको ओपन कर देता हूं। ओके। क्या कह रहे हैं जी, साइन एक्स इक्वल टू इज ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज साइन फंक्शन वेरीज बिटवीन, यस एग्जैक्टली, ये जो इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अल्टीमेटली साइन एक्स का जो आंसर है इक्वल है वो -1 से 1 के दरमियान होना चाहिए, तभी हम वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। रेफरेंस एंगल एग्जिस्ट इन विच क्वाड्रेंट, तो ये वहां से पता चलता है जब हम अलाइड एंगल्स बनाते हैं। तो अलाइड एंगल के साथ वाला जो एंगल है वहीं से ही अंदाजा होता है। अगर फॉर एग्जांपल पाई/2 प्लस थीटा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और वो कैसे बनाए जाते हैं, ये क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पर 0 है, अ, और यहाँ पर पाई/2 है। अगर हम, यानी हम मूव करना यूं शुरू करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर पाई/2 माइनस थीटा है तो अल्टीमेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा, और अगर पाई/2 प्लस थीटा यानी उससे आगे निकल जाएंगे हम, तो पाई/2 प्लस थीटा जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर हम यहाँ तक ही रहें तो हम इसे पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर इस लाइन को और आगे हम क्रॉस कर दें तो ये पाई प्लस थीटा आ जाएगा। या फिर हम इसे यहाँ पर, चूंकि 3 पाई/2 होता है तो 3 पाई/2 माइनस थीटा वाले एंगल्स भी थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इससे आगे चले जाएंगे तो 3 पाई/2 प्लस थीटा वाले एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और 2 पाई से पहले वाले यानी 2 पाई माइनस थीटा वाले भी फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। इसी तरह अगर हम इससे और आगे चले जाएं तो ये 2 पाई प्लस थीटा वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो इस तरह से पता चलता है कि वो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। व्हाई वी टेक रेफरेंस एंगल टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या पूछ रहे हैं जी? एक मिनट, व्हाई वी टेक रेफरेंस एंगल्स ऑलवेज पॉजिटिव? पॉजिटिव तो नहीं लेते, नेगेटिव भी तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई माइनस थीटा भी तो लिया गया है। साइन 2x के लिए डोमेन रेंज चेंज होगी? साइन 2x, हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। साइन 2x की डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए? साइन 2x है तो हमारे पास y इज इक्वल टू है साइन, हमें x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए ये डिफाइंड हो। तो इसमें हर रियल नंबर पुट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एज लाइक इन दिस, इन विच ऑफ साइन x। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो साइन ऑफ एंगल जो मर्जी आप पुट करेंगे, आंसर तो -1 से 1 के दरमियान ही आएगा। इसका मतलब इसकी रेंज भी वही रहेगी, -1 से 1 तक। लेकिन हाँ, अगर हम ये कर लेते y इज इक्वल टू 2 sin x, तो 2 sin x कर देने से हमारी डोमेन तो चेंज ना होती, लेकिन जो रेंज है वो -2 से 2 तक हो जाती, क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वो -1 से 1 तक रहने। तो साइन, इसलिए वो जो y की वैल्यूज होंगी वो -2 से 2 तक हो जाएंगी। कैन वी चेक कन्वर्जेंस ग्राफिकली?
विच कन्वर्जेंस है, हमने तो अभी तक कोई किसी किस्म की कन्वर्जेंस के बारे में बात ही नहीं की। ओके जी, मैं माइक ओपन कर देता हूँ तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। ओके जी, माइक ओपन है, आप इसको अनम्यूट करके क्वेश्चन अपना कर सकते हैं।